सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉप जीके एमसीक्यू जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू कि ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो पहला प्रश्न है, संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। प्रारूप समिति यानी मसौदा समिति के अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने अनुच्छेद है? तो वो है संशोधन के साथ में 448 अनुच्छेद है टोटल भारतीय संविधान में। याद में रख लेना, ये संशोधन के साथ में है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है? तो हम कहते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस भाग में है? तो इसका सही जवाब है वो है भाग 3 में। भारतीय संविधान में मूल अधिकार जो है वो भाग 3 में दिया गया है। अगला प्रश्न, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार कौन सा अनुच्छेद है? तो वो है अनुच्छेद 21। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 21 है। अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही जवाब है 1935 में हुई थी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना। याद में रख लेना है। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो वो है मुंबई शहर में। भारतीय रिजर्व बैंक का जो मुख्यालय है वो है मुंबई शहर में। अगला प्रश्न, भारत में नोट जारी करने का अधिकार किसे है? तो वो भारतीय रिजर्व बैंक के पास में है। भारत का नोट जारी करने का जो अधिकार है वो है भारतीय रिजर्व बैंक के पास में। अगला प्रश्न, हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो वो है कृषि से। हरित क्रांति का जो संबंध है वो है कृषि के क्षेत्र से। अगला प्रश्न, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो वो है भारतीय रिजर्व बैंक। भारत का केंद्रीय बैंक है भारतीय रिजर्व बैंक। अगला प्रश्न, भारत में कृषि का सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में लगभग कितना योगदान है? तो वो है 15% का। भारत में कृषि का सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में लगभग 15% का योगदान है। अगला प्रश्न, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट है भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु। याद में से रख लेना है। अगला प्रश्न है कि भारत की मुख्य भूमि को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है? तो वो है 15% भाग में। भारत की मुख्य भूमि को 15% भौतिक भागों में बांटा गया है। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो इसका सही जवाब है कंचनजंगा। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है कंचनजंगा। अगला प्रश्न, K2 पर्वत भारत के किस भाग में स्थित है? तो इसका सही जवाब है पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में है। K2 जो है वो पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है। K2 पर्वत जो कि विश्व का दूसरे नंबर का सबसे ऊंचा पर्वत है। इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है। अब अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो है गंगा नदी। भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी जिसकी लंबाई है कुल 2525 किलोमीटर। अगला प्रश्न, भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो वो है गोदावरी नदी, सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी। अगला प्रश्न, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो नदी का नाम है नील नदी जो कि अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। नील नदी वो विश्व की सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न, विश्व की सबसे बड़ी नदी जल प्रवाह के अनुसार कौन सी है? तो वो है अमेज़न जो कि है अमेज़न। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद में रख लेना है, जो कि दक्षिण अमेरिका में स्थित है अमेज़न नदी। अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो वो है एडिस पर्वत श्रृंखला। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला का नाम है एडिस पर्वत श्रृंखला। अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो है माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है जो कि स्थित है नेपाल देश में, एशिया महाद्वीप में। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है?
तो वो ठंड मरुस्थल है, अंटार्कटिक मरुस्थल है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल। और वहीं गर्म मरुस्थल की बात करें तो वो है सहारा मरुस्थल। अगला प्रश्न, माउंट एवरेस्ट किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो वो है हिमालय। माउंट एवरेस्ट जो है वो हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित है। अब अगला प्रश्न है कि गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? तो वह है न्यूटन ने दिया था। गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है वो दिया था सर आइजैक न्यूटन ने। अगला प्रश्न है, न्यूटन का प्रथम गति किससे संबंधित है? तो वह संबंधित है जड़त्व से। न्यूटन का प्रथम गति नियम जो है वो जड़त्व से संबंधित है। अगला प्रश्न, संवेग का सूत्र क्या है? तो वो सूत्र है द्रव्यमान गुणिला वेग। संवेग का जो सूत्र है वो है द्रव्यमान गुणिला वेग। अगला प्रश्न है कि न्यूटन का द्वितीय गति नियम किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है बल और त्वरण से। न्यूटन का जो द्वितीय गति नियम है वो है बल और त्वरण से संबंधित। अगला प्रश्न है कि न्यूटन का तृतीय गति नियम क्या बताता है? तो वो बताता है क्रिया का प्रतिक्रिया, एक्शन का रिएक्शन बताता है न्यूटन का तृतीय गति नियम। अब अगला प्रश्न है कि जड़त्व किस पर निर्भर करता है? तो वो निर्भर करता है द्रव्यमान पर। जड़त्व का जो नियम है वो जो निर्भर है वो द्रव्यमान पर करता है। अगला प्रश्न है कि परमाणु संख्या क्या दर्शाती है? तो वो दर्शाती है प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये दो चीज़ें दर्शाती है परमाणु संख्या। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, बी और सी दोनों। अब अगला प्रश्न है कि समस्थानिक किसे कहते हैं? तो कहते हैं समान परमाणु संख्या पर भिन्न द्रव्यमान संख्या वाले परमाणु को कहते हैं समस्थानिक। अगला प्रश्न है, द्रव्यमान संख्या क्या होती है? तो वो होती है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। द्रव्यमान संख्या होती है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अगला प्रश्न है, समभारिक किसे कहते हैं? तो वो समान द्रव्यमान संख्या को कहते हैं। समभारिक जो है वो समान द्रव्यमान संख्या को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि आवर्त सारणी का आधुनिक रूप किसने दिया? तो वो मोसले ने दिया था। आवर्त सारणी का जो आधुनिक रूप है वो मोसले ने दिया है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो वो है अंडाणु। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है अंडाणु। अगला प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त नियम किस पर आधारित है? तो वो परमाणु संख्या पर आधारित है। आधुनिक आवर्त नियम जो है वो परमाणु संख्या पर आधारित है। अगला प्रश्न है कि प्रोटीन संश्लेषण किस अंगक में होता है? तो वो होता है राइबोसोम। राइबोसोम में होता है प्रोटीन संश्लेषण। अगला प्रश्न है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो हम कहते हैं माइक्रोकॉन्ड्रिया को। कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है माइक्रोकॉन्ड्रिया को। अब अगला प्रश्न है कि सीपीयू के मुख्य भाग कौन से हैं? तो वो है एएलयू और सीयू यानी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, और सीयू यानी कंट्रोल यूनिट को कहते हैं। सीपीयू के ये दो मुख्य भाग है। अब अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो वो होती है शुक्राणु। मानव शरीर की जो सबसे छोटी कोशिका होती है उसे शुक्राणु कहते हैं। अगला प्रश्न है, एएलयू का पूरा नाम क्या है? तो वो है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। एएलयू का पूरा नाम है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अब अगला प्रश्न है कि पौधों में भोजन निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है प्रकाश संश्लेषण। पौधों में भोजन निर्माण की जो प्रक्रिया है वो प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। अगला प्रश्न है, सीयू का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कंट्रोल यूनिट। सीयू का जो फुल फॉर्म है वो है कंट्रोल यूनिट। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस ली जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस ली जाती है और ऑक्सीजन गैस छोड़ी जाती है। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो वो सीपीयू को कहते हैं। कंप्यूटर का जो मस्तिष्क है वो सीपीयू को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, RAM रैम का पूरा नाम क्या है? तो उसे कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला प्रश्न है, रैम किस प्रकार की मेमोरी है? तो वो है अस्थायी मेमोरी है रैम, एक अस्थायी मेमोरी। अगला प्रश्न है कि ओलंपिक खेलों का ध्वज कितने रंग का होता है? तो वो है सफ़ेद रंग का। ओलंपिक खेलों का जो ध्वज है वो सफ़ेद रंग का होता है, जिसमें 5 छल्ले बने होते हैं जो 5 महाद्वीप को दर्शाते हैं। अगला प्रश्न,
ओलंपिक का शुभंकर क्या कहलाता है? तो उसे मैस्कॉट कहते हैं। ओलंपिक का शुभंकर को मॉस्कॉट कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि ओलंपिक खेलों की मशाल कहाँ जलाई जाती है? तो वो ओलंपिया में जलाई जाती है। ओलंपिक खेलों की जो मशाल है वो ओलंपिया में जलाई जाती है। अब अगला प्रश्न है कि क्रिकेट का जनक किस देश को कहा जाता है? तो वो कहते हैं इंग्लैंड देश को। क्रिकेट का जनक कहा जाता है इंग्लैंड को। अगला प्रश्न है क्रिकेट में एक ओवर में कितनी गेंदें होती है? तो वो होती है 6 गेंदें। क्रिकेट के खेल में एक ओवर में 6 गेंदें होती है। अगला प्रश्न है कि क्रिकेट में पिच की लंबाई कितनी होती है? तो इसका सही जवाब है 22 गज। क्रिकेट में पिच की जो लंबाई है वो होती है 22 गज। अगला प्रश्न है गीतांजलि के लेखक कौन है? तो वो है रविंद्रनाथ टैगोर। गीतांजलि पुस्तक लिखी है रविंद्रनाथ टैगोर ने, याद में रख लेना है। और इसके लिए उन्हें सन 1913 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है रविंद्रनाथ टैगोर को। अगला प्रश्न है कि गोदान उपन्यास किसने लिखा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखा गया है गोदान उपन्यास, जो कि किसानों के जीवन पर आधारित है गोदान पुस्तक। अगला प्रश्न है कामयानी के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। कामयानी पुस्तक लिखा गया है जयशंकर प्रसाद के द्वारा। अगला प्रश्न है भारत भारती के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब है मैथिली शरण गुप्त। भारत भारती के लेखक है मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न है पंचतंत्र के लेखक कौन माने जाते हैं? तो वो है विष्णु शर्मा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी बार रिपीटेड आया हुआ है। विष्णु शर्मा के जो विष्णु शर्मा ने लिखा है पंचतंत्र पुस्तक। अगला प्रश्न है रामचरित्र मानस के लेखक कौन है? वो है तुलसीदास जी। रामचरित्र मानस के लेखक है तुलसीदास जी। अगला प्रश्न है पद्म पुरस्कारों में सर्वोच्च कौन सा है? तो वह है पद्म विभूषण। पद्म पुरस्कार में जो सर्वोच्च पुरस्कार है वो है पद्म विभूषण। अगला प्रश्न है पद्मश्री पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा इसका खेल में भी देते हैं, साहित्य में और कला में, यानी ये तीनों क्षेत्र में दिया जाता है पद्मश्री पुरस्कार। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि उपरोक्त सभी यानी ए बी सी तीनों। अगला प्रश्न पद्म विभूषण पुरस्कार किस श्रेणी का सम्मान है? तो वो द्वितीय श्रेणी का सम्मान है। पद्म भूषण जो है वो द्वितीय श्रेणी का पुरस्कार है। अब अगला प्रश्न है कि पद्म पुरस्कारों की घोषणा कब की जाती है? तो वो गणतंत्र दिवस पर की जाती है। पद्म पुरस्कारों की जो घोषणा है वो गणतंत्र दिवस पर की जाती है। अगला प्रश्न है कि पद्म पुरस्कारों का वितरण कौन करता है? तो इसका सही जवाब है राष्ट्रपति करते हैं। पद्म पुरस्कारों की जो वितरण है वो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। अगला प्रश्न है कि पद्म विभूषण पुरस्कार किस श्रेणी का सम्मान है? तो वो प्रथम श्रेणी का सम्मान है पद्म विभूषण पुरस्कार। अगला प्रश्न अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो वो स्वीडन का केंद्रीय बैंक, स्वीडन के केंद्रीय बैंक द्वारा स्थापित किया गया था अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। अगला प्रश्न है कि भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? तो वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता थे रविंद्रनाथ टैगोर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद में से रख लेना है, जिन्हें 1913 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब अगला प्रश्न है कि नोबेल पुरस्कार में क्या दिया जाता है? तो वो पदक, प्रमाण पत्र व धनराशि दी जाती है। पदक, प्रमाण पत्र व धनराशि दी जाती है नोबेल पुरस्कार के तौर पे। अगला प्रश्न है रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला? तो उन्हें साहित्य के क्षेत्र में मिला है। रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है सन 1913 में। अगला प्रश्न सी.वी. रमन को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला? तो इसका सही जवाब है भौतिकी में। सर सी.वी. रमन को नोबेल पुरस्कार जो है वो भौतिकी के क्षेत्र में मिला है सन 1930 को, उनकी खोज रमन प्रभाव के लिए। अगला प्रश्न मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला है? तो सही जवाब है शांति के क्षेत्र में मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 12 जनवरी को। हम हर साल राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं, हर साल। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय युवा दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो सही जवाब है स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर हम हर साल 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं और इसे अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है?
तो इसका सही जवाब है 31 अक्टूबर के दिन हम हर साल राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में इसे मनाते हैं, क्योंकि इस दिन हमारे देश के लौह पुरुष कहे जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती आती है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो सही जवाब है 13 फरवरी के दिन हम हर साल राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। अब किसकी याद में? तो वो हमारे देश की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू जी की याद में हम मनाते हैं 13 फरवरी को हर साल राष्ट्रीय महिला दिवस, और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हम मनाते हैं 8 मार्च को हर साल। अगला प्रश्न राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस घटना से संबंधित है? तो वो संबंधित है रमन प्रभाव की खोज से संबंधित है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, और इसके लिए सर सीवी रमन को भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी मिला था सन 1930 में, याद में से रख लेना है। अब अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो वो हम हर साल 28 फरवरी के दिन मनाते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है वो हर साल हम 28 फरवरी को मनाते हैं। अब अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस यानी विश्व मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 1 मई के दिन हम हर साल अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाते हैं, और 1 मई को हम महाराष्ट्र दिवस के रूप में भी मनाते हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो वो हम हर साल 22 मार्च को मनाते हैं। विश्व जल दिवस हम हर साल 22 मार्च के दिन मनाते हैं। अगला प्रश्न है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो सही जवाब है 7 अप्रैल को मनाते हम विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना दिवस, और इस दिन विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है 7 अप्रैल को। अगला प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 7 अप्रैल के दिन हम हर साल विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में हर साल मनाते हैं। अब अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 21 फरवरी के दिन हम हर साल अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो वो हम मनाते हैं 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में। अगला प्रश्न है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो वो बेंगलुरु में स्थित है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का जो मुख्यालय है वो बेंगलुरु में है। इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अगला प्रश्न है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो वो स्थित है दिल्ली में। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का जो मुख्यालय है वो दिल्ली में स्थित मुख्यालय है। अगला प्रश्न है भारतीय वायु सेना की स्थापना कब हुई थी? ये को मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी इंडियन एयर फोर्स की स्थापना, यानी भारतीय वायु सेना की स्थापना, याद में रख लेना है। अगला प्रश्न है कि भारतीय सेना यानी इंडियन आर्मी का मुख्यालय कहाँ है? तो वो नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय सेना यानी इंडियन आर्मी का जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है कि भारतीय विज्ञान कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उनका मुख्य उद्देश्य है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास है भारतीय विज्ञान कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य। अगला प्रश्न है कि भारतीय नौसेना का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वो है मुंबई में। भारतीय नौसेना का जो मुख्यालय है वो मुंबई में स्थित मुख्यालय है। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वॉशिंगटन डीसी में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो मुख्यालय है वो है वॉशिंगटन डीसी में। अब अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई? तो वो हुई थी 1944 में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की जो स्थापना है वो 1944 में हुई थी। अब अगला प्रश्न है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही जवाब है पेरिस में है। यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो पेरिस शहर में स्थित है। अगला प्रश्न है कि WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो वह है जिनेवा शहर में। WTO का मुख्यालय स्थित है जिनेवा शहर में। अगला प्रश्न है WTO का पूरा नाम क्या है? तो वो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व व्यापार संगठन। अगला प्रश्न है ILO का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उसका मुख्य उद्देश्य है श्रमिकों के अधिकार व रोजगार। श्रमिकों के अधिकार व रोजगार है ILO का मुख्य उद्देश्य यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अगला प्रश्न है सांगीतिक नृत्य और कथावाचक का मिश्रण किस नृत्य में देखा जाता है?
तो वो देखा जाता है कथकली में, याद में रख लेना है। कथकली जो है वो केरल राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। अब अगला प्रश्न है कि उड़ीसी नृत्य का मूल स्थल कौन सा है? तो वो है उड़ीसा। उड़ीसी नृत्य का जो मूल स्थल है वो है उड़ीसा। अगला प्रश्न है भारत में मुख्य शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? तो वो है 6। भारत में मुख्य शास्त्रीय नृत्य है टोटल 6 नृत्य। अगला प्रश्न है कि भरतनाट्यम का प्रसिद्ध अंग कौन सा है? तो वो है त्रिभंग मुद्रा। भरतनाट्यम का प्रसिद्ध अंग है त्रिभंग मुद्रा। अब अगला प्रश्न है कि कुचिपुड़ी में मुखपट और नृत्य का समन्वय किस रूप में होता है? तो वो नाट्य रूप में होता है। कुचिपुड़ी में मुखपट और नृत्य का समन्वय जो है वो नाट्य रूप में होता है। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये। सब नेक्स्ट क्वेश्चन है कथकली नृत्य की मुख्य विशेषता क्या है? तो इसका सही जवाब है मुखानिभय और रंगमंचीय प्रस्तुति। कथकली नृत्य की जो मुख्य विशेषता है वो मुखाभिनय और रंगमंचीय प्रस्तुति है। अगला प्रश्न है कि नवरात्रि किस देवी के लिए मनाई जाती है? तो है देवी दुर्गा के लिए। नवरात्रि जो है वो देवी दुर्गा के लिए मनाई जाती है। अगला प्रश्न है कि ईद अल फितर किस धर्म का त्यौहार है? तो वो मुस्लिम धर्म का त्यौहार है। याद में रखना है, ईद अल फितर जो है वो मुस्लिम धर्म का त्यौहार है। अगला प्रश्न है क्रिसमस किसके जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है? तो सही जवाब है यीशु मसीहा के जन्म पर। क्रिसमस जो है वो यीशु मसीहा के जन्म के अवसर पर मनाया जाने वाला एक ईसाई धर्म से संबंधित त्यौहार है। अगला प्रश्न है कि गुरु पर्व किसका त्यौहार है? तो है सिख धर्म का। गुरु पर्व जो है वो सिख धर्म से संबंधित त्यौहार है। अगला प्रश्न है लोहरी किस राज्य का प्रसिद्ध पर्व है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पंजाब राज्य का। लोहरी जो है वो पंजाब राज्य का प्रसिद्ध पर्व है लोहरी। अगला प्रश्न पोंगल किस राज्य का मुख्य त्यौहार है? तो सही जवाब है तमिलनाडु का। पोंगल जो है वो तमिलनाडु राज्य का एक मुख्य त्यौहार है। अगला प्रश्न है सितार किस संगीत में प्रयोग होने वाला वाद्य यंत्र है? तो इसका सही जवाब है हिंदुस्तानी। सितार जो है वो हिंदुस्तानी संगीत में प्रयोग होने वाला प्रमुख वाद्य यंत्र है। अगला प्रश्न है कि वीण किस संगीत का प्रमुख वाद्य है? तो वह है कर्नाटक संगीत का प्रमुख वाद्य है वीण। अगला प्रश्न भारत में भक्ति संगीत का प्रमुख स्वरूप कौन सा है? तो वह है भजन और कीर्तन। भारत में भक्ति संगीत का जो प्रमुख स्वरूप है वो है भजन और कीर्तन। अब अगला प्रश्न है कि ठुमरी किस संगीत शैली से संबंधित है? तो वो संबंधित है हिंदुस्तानी शास्त्रीय शैली से। याद में रख लेना है। अगला प्रश्न है भारत में कबीर पंथ के भजन किस प्रकार के संगीत में गाए जाते हैं? तो वो भक्ति संगीत में गाए जाते हैं। भारत में कबीर पंथ के जो भजन है वो भक्ति संगीत में गाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में गज़ल संगीत का मूल भाषा कौन सी है? तो वो है उर्दू। भारत में गज़ल संगीत की जो मूल भाषा है वो है उर्दू। अगला प्रश्न है जैन धर्म के कितने तीर्थकर माने जाते हैं? तो वो टोटल 24 तीर्थकर माने जाते हैं जैन धर्म में, जिसमें से पहले तीर्थकर थे ऋषभदेव, जिनका नाम आदिनाथ भी था। वो जैन धर्म के पहले तीर्थकर और जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। और जो आखिरी जो 24वें तीर्थकर थे वो थे भगवान महावीर, जिन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत में बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो वो आता है बोध गया। भारत में बौद्ध धर्म का जो प्रमुख केंद्र है वो है बोध गया। अगला प्रश्न है कि सिख धर्म में गुरु ग्रंथ साहिब किसका रूप है? तो वो है पवित्र ग्रंथ का। सिख धर्म में गुरु ग्रंथ साहिब जो है वो पवित्र ग्रंथ का रूप है। अगला प्रश्न है कि हिंदू धर्म के प्रमुख ग्रंथ कौन से हैं? तो वो है वेद, उपनिषद और गीता। वेद, उपनिषद और गीता है हिंदू धर्म के प्रमुख ग्रंथ। अगला प्रश्न है कि इस्लाम धर्म में नमाज कितनी बार पढ़ी जाती है? तो वो है 5 बार। इस्लाम धर्म में नमाज जो है वो 5 बार पढ़ी जाती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में मुस्लिम धर्मावलंबियों की संख्या कितनी है? तो वो है लगभग 14.2%। भारत में मुस्लिम धर्मावलंबियों की संख्या है लगभग 14.2%। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला राष्ट्रमंडल खेल कब हुआ? तो वो हुआ था 1951 में दिल्ली में। 1951 में हुआ था दिल्ली में भारत का पहला राष्ट्रमंडल खेल। अब अगला प्रश्न है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो वो थी प्रतिभा पाटिल। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा सिंह पाटिल। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी?
तो सही जवाब है इंदिरा गांधी। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, और पहली महिला जिन्हें भारत रत्न दिया गया था। अगला प्रश्न, भारत की पहली संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वो तो स्थायी रूप से अध्यक्ष थे संविधान सभा के। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला रेल मार्ग कब शुरू हुआ? तो वो हुआ था 1853 में। 1853 में शुरू हुआ था भारत का पहला रेल मार्ग। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? तो वो है जुहू एयरपोर्ट, मुंबई में स्थित है। वो है भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला प्रश्न है, फोटोग्राफी का आविष्कार किसने किया? तो वो किया था नाइस फोर निप्स ने किया था फोटोग्राफी का आविष्कार। अब अगला प्रश्न है कि माचिस का आविष्कार किसने किया? तो सही जवाब है जॉन वॉकर ने किया है माचिस का आविष्कार। अगला प्रश्न, हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया? तो है राइट बंधुओं ने किया है। हवाई जहाज का जो आविष्कार है वो राइट बंधुओं ने किया है। अगला प्रश्न है कि रेल इंजन का आविष्कार किसने किया? तो सही जवाब है जॉर्ज स्टीफेंसन ने किया है। रेल इंजन का जो आविष्कार है वो जॉर्ज स्टीफेंसन ने किया। अगला प्रश्न है कि रबर का वर्गीकरण किसने किया? तो वह है चार्ल्स गुडियर। चार्ल्स गुडियर ने किया है रबर का वल्कनीकरण। अगला प्रश्न है कि पनडुब्बी का आविष्कार किसने किया? तो सही जवाब है कॉर्नेलियस डेब्रेल ने किया है पनडुब्बी का आविष्कार। अब अगला प्रश्न है कि यूएसबी का फुल फॉर्म क्या है? तो वो है यूनिवर्सल सीरियल बस है यूएसबी का फुल फॉर्म। अगला प्रश्न है कि एलईडी का फुल फॉर्म क्या है? तो वो है लाइट इमिटिंग डायोड। लाइट इमिटिंग डायोड कहते हैं एलईडी को। अगला प्रश्न है एलसीडी का फुल फॉर्म क्या है? तो उसका फुल फॉर्म है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एलसीडी का फुल फॉर्म है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अगला प्रश्न, एआई का फुल फॉर्म क्या है? तो वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई का फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगला प्रश्न है कि जीपीएस का फुल फॉर्म क्या है? तो वो है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। जीपीएस का फुल फॉर्म है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। अगला प्रश्न है वाईफाई का फुल फॉर्म क्या है? तो वो है वायरलेस फिडेलिटी। वायरलेस फिडेलिटी है वाईफाई का फुल फॉर्म। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों की भाषा क्या थी? तो इसका सही जवाब है संस्कृत भाषा थी। वेदों की भाषा थी संस्कृत। अगला प्रश्न है बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो इसका सही जवाब है कुशीनगर में। यानी गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो वो कुशीनगर में हुई थी, जिसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। अगला प्रश्न, उपनिषदों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो वो है टोटल 108। उपनिषदों की जो संख्या है वो टोटल 108 मानी जाती है। अगला प्रश्न है त्रिपिटक किस धर्म का ग्रंथ है? तो वो है बौद्ध धर्म का। त्रिपिटक जो है वो बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। अगला प्रश्न, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही जवाब है वैशाली में हुआ था महावीर स्वामी का जन्म। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो इसका सही जवाब है बोध गया में। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। अगला प्रश्न, शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? तो वो था फरीद। शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम था फरीद। अगला प्रश्न, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया? तो वो था शेरशाह सूरी ने करवाया था ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण। अगला प्रश्न है राजधानी परिवर्तन का प्रयोग किस सुल्तान ने किया? तो वो है मोहम्मद बिन तुगलक ने किया। राजधानी परिवर्तन का जो प्रयोग है वो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया है। अगला प्रश्न है भूमि माप प्रणाली किसने शुरू की? तो वो है शेरशाह सूरी ने शुरू की थी भूमि माप प्रणाली। अगला प्रश्न है तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही जवाब है गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश का संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक। अगला प्रश्न है तांबे की मुद्रा चलाने का प्रयास किसने किया? तो वो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था तांबे की मुद्रा चलाने का प्रयास। अगला प्रश्न है बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो वो हुआ था 1764 में। बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में। अगला प्रश्न, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों के विरुद्ध कौन थे? तो वो थे मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय और सिराजुद्दौला। ये तीनों थे अंग्रेजों के विरोध में। अगला प्रश्न, इलाहाबाद की संधि कब हुई? तो वो हुई थी 1765 में हुई इलाहाबाद की संधि। अगला प्रश्न, स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया?
तो सही जवाब है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थापित किया था, स्थायी बंदोबस्त लागू किया था। अगला प्रश्न है महालवाड़ी व्यवस्था किसने शुरू की? तो वो थे होल्ट मैकेंजी ने शुरू की थी महालवाड़ी व्यवस्था। अगला प्रश्न है कि रैवतवाड़ी व्यवस्था किससे संबंधित है? तो वो किसानों से संबंधित है रैवतवाड़ी व्यवस्था। अगला प्रश्न लोकतंत्र का जन्म किस देश में हुआ? तो वो यूनान में हुआ था। अगला प्रश्न यूनान के महान दार्शनिक कौन थे? तो वो थे प्लूटो, अरस्तु और सुकरात, ये तीनों थे। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है रोमन सभ्यता की भाषा क्या थी? तो वो थी लैटिन भाषा। रोमन सभ्यता की जो भाषा थी वो थी लैटिन भाषा। अगला प्रश्न है कि जूलियस सीजर किस सभ्यता से संबंधित थे? तो वो रोम से संबंधित थे। जूलियस सीजर जो थे वो रोम सभ्यता से संबंधित थे। अगला प्रश्न है मध्यकालीन यूरोप में सामंतवाद को क्या कहा जाता है? तो वो फ्यूडलिज्म कहा जाता है। फ्यूडलिज्म कहा जाता है मध्यकालीन यूरोप में सामंतवाद को। अगला प्रश्न है कि क्रूसेड्स किससे संबंधित थे? तो वो धर्म युद्ध से संबंधित है क्रूसेड्स। अगला प्रश्न है कि समानता का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो वो अनुच्छेद 14 और 18 से संबंधित है समानता का अधिकार। सो गाइज आज के इस वीडियो में हमने 150 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ सभी क्वेश्चन के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि सभी क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके क्वेश्चंस के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोज़ को देखते रहे और इसी तरह से रोज़ाना जीके की प्रैक्टिस करते रहे।